नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कमोडिटी सुपरफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। आज जबरदस्त टर्न अराउंड हमने कमोडिटी मार्केट में देखा। वही कमोडिटीज जो आज सुबह पस्त लाल निशान में खुली थी, मेटल्स, प्रेशियस मेटल्स, कच्चा तेल, उन सब में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखी है। रिकवरी कहां से आई? दरअसल रुपया आज हमने देखा है बहुत तेजी से कमजोर हुआ है। हमने इसे डेज लो के पास, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 1.5 से 2 हफ्ते के निचले स्तर के पास ट्रेड करता हुआ देखा है और क्लोजिंग इसमें 83.47 के पास हुई है, यानी कि $1 83.47 के पास 13 पैसे कमजोर यहां पर बंद हुआ है। तो इसका काफी हद तक सपोर्ट मिला है। लेकिन अब यहां से आपको क्या रणनीति अपनानी है, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ एलकेपी सिक्योरिटीज के जतिन त्रिवेदी शो में शामिल हो चुके हैं। जतिन जी, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है। पहले तो जरा बुलियन पे फोकस कर लेते हैं। गोल्ड हमने देखा थोड़ा पस्त खुला था, नीचे खुला था, ट्रिपल डिजिट लॉसेस थे। अब वहां से निचले स्तरों से ऑलमोस्ट 500 रुपए की रिकवरी यहां देखने को मिली है। करंट लेवल्स पर क्या राय बन रही है? नया व्यू तो थोड़ा सा पॉजिटिव का कंटिन्यूड है। जिस तरह से गोल्ड के प्राइसेस ने सपोर्ट लिया है इंट्राडे में, और साथ ही साथ में कॉमेक्स गोल्ड जो है वो भी $23-20 के आसपास की अच्छी खासी बढ़त जो है वहां से दिखा रहा है। रुपए ने जो भी है गिरावट दी है, उसके कारण भी एमसीएक्स गोल्ड पर सपोर्ट मिल रहा है। तो दोनों ही तरफ से जो है वो पॉजिटिविटी का एमसीएक्स गोल्ड के लिए फायदेमंद ट्रेड बन रहा है। और इवनिंग सेशन के लिए मेरे हिसाब से यहाँ पर ट्रेड जो है बाइंग साइड का बनाकर रखना चाहिए। 71,500 से लेकर 500-550 के पास इमीडिएट सपोर्ट है। एक 100 अंकों की अगर गिरावट आ जाती है तो बहुत ही बेहतरीन सेटअप बन जाएगा एंट्री पॉइंट के लिए। हायर साइड में मुझे लग रहा है 71,750 से लेकर 71,800 के टारगेट्स के लिए बाइंग साइड की एंट्री लेनी चाहिए। 71,350 के आसपास का आपका सपोर्ट बनना चाहिए गोल्ड के अंदर। ओके, चलिए, तो करंट लेवल से 100-125 रुपए का डाउन साइड मिले, 150 रुपए तक का डाउन साइड मिले, तब ऑप्टिमम एंट्री होगी। ऐसी स्थिति में आप 71,350 का स्टॉप लॉस लगाएं। 71,750 से 800 तक ऊपर सोने में टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अच्छा, चांदी में क्या करना है? क्योंकि यहां पर हमने देखा कि प्रेशर थोड़ा ज्यादा ही था सुबह को, लेकिन अब 80,000 के ऊपर, इनफैक्ट अब 81,000 के पास अपने आप को ये स्टेबल रखी हुई है। तो इन लेवल्स पे खरीदारी बनती है या फिर आप शॉर्ट प्रेफर करेंगे? नेहा, क्योंकि बेस मेटल मार्केट आज थोड़ा सा साइडवेज टू पॉजिटिविटी का कारोबार दिखा रहा है, मुझे लग रहा है अभी भी सिल्वर का मार्केट जो आपको पॉजिटिविटी का कारोबार दिखा सकता है, क्योंकि गोल्ड जो है पॉजिटिव है, साथ ही साथ बेस मेटल भी अब इस पॉजिटिविटी के कारोबार के साथ में ट्रेड करना शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों ही साइड से सिल्वर को भी सपोर्टिव मेजर्स मिलते रहेंगे। और मुझे लग रहा है 81,200, 81,250 इन लेवल्स के टारगेट्स के लिए यहाँ पर सिल्वर में भी बाइंग की इनिशिएशन करनी चाहिए। 80,700 से लेके 80,800 के बीच में मिल जाता है। यहाँ पर भी 150 पॉइंट की अंक की गिरावट मिलती है, तो सिल्वर के अंदर भी अच्छी खासी बाइंग साइड की पोजीशन बन सकती है। लोअर एंड पर स्टॉप लॉस जो फॉलो करना है वो 80,500 के नीचे रखना है, और हायर साइड पे जैसे मैंने बताया 81,250, 81,250 का टारगेट रखकर सिल्वर के अंदर भी बाइंग की मोमेंटम को चेस करना चाहिए। चलिए, तो सोने और चांदी दोनों में थोड़ी सी आप डिप्स पे खरीदारी जरूर कीजिएगा शाम के सत्र में जब भी मौका मिले, और यहां से स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगी। 80,500 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें, और 81,250 तक ये शाम के सत्र में आपको दिख रहा है। अच्छा, अब मेटल्स यहां पर हम देख रहे हैं, भले ही थोड़ा सा चाल सुस्ताए, जिस तरह से अमेरिका में ब्याज दर के आंकड़े आ रहे हैं या जिस तरह से फेड ऑफिशियल्स के लगातार बयान आते चले जा रहे हैं कि यहां से अब रेट कट की संभावना है, वो और थोड़ा आगे की तरफ पुश होती दिख रही है, लेकिन मेटल्स पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है। कॉपर देख लीजिए, जिंक देख लीजिए, एल्यूमिनियम, लेड, ये धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने जो हाईज है उनको सस्टेन करके रखे हैं। आज जिंक पर ही बात कर लेते हैं। 1% की स्ट्रेंथ यहां पर दिख रही है। मैं एमसीएक्स हीट मैप को देख के बात कर रही हूं। जरा बताइए जिंक में इस समय क्या करना है? नया, जैसे चाइनीज इकोनॉमी का रिवाइवल और चाइनीज इकोनॉमी की स्ट्रेंथनिंग की जो एक्सपेक्टेशन है आगे चलती हुई, इसके पीछे बेस मेटल मार्केट जो पूरा का पूरा स्ट्रेंथ जो है वो अपनी दिखा रहा है। और जिंक और कॉपर, ये दोनों ही मेटल्स ने परफॉर्मेंस जो है वो स्ट्रांगली दिखाया है, स्पेशली कॉपर प्राइसेस ने। और जिंक ने उसके पीछे एक अच्छी खासी बढ़त जो है कंटिन्यू रखी है, और आगे चलते हुए मुझे लग रहा है अभी भी बढ़त जो है और जारी रहेगी। डिप्स का एक्यूमुलेशन जो है वहां पर करना चाहिए जो भी स्विंग ट्रेडर्स हैं, और जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए मुझे अगर पिक करना है बाइंग साइड या सेल साइड का ट्रेड, तो मैं बाइंग साइड में ही जाऊंगा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट का सेटअप रहा है, ओपनिंग के बाद भी प्राइसेस लेवल जो सस्टेन कर रहे हैं हायर साइड पे। तो इवनिंग सेशन में मुझे लग रहा है अभी भी प्राइसेस एक्शन जो है वो हायर साइड पे दिखाएंगे। 254, 254.50 थोड़ा बहुत छोटी सी 50 से पैसों की अंक की गिरावट अगर मिल जाती है तो एंट्री पॉइंट वहां पर तुरंत ले लीजिए।
हायर साइड पर 256.50 257 इन टारगेट्स के लिए, और इंट्राडे में स्टॉप लॉस रहेगा आपका 250 टू 50 के नीचे। ओके, कॉपर पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी क्योंकि ये एक ऐसा मेटल है जो सबसे ज्यादा तेजी से भागा है। 10,000 के पार हमने इसे इंटरनेशनल मार्केट में जाता हुआ देखा है और कहीं भी आउटलुक यहां पर ट्रिम डाउन नहीं होता हुआ दिख रहा है। जितने भी बड़े ग्लोबल ब्रोकरेजेस हैं या घरेलू ब्रोकरेजेस भी हैं वो अब 10,700, 11,000 और सिटी तो 3 महीने में $12,000 की भी बात यहां पर कर रहा है। तो जरा बताइए, कॉपर में क्या वाकई इतनी स्ट्रेंथ है जिस तरह का यूफोरिया फोरकास्ट में बिल्टअप होता हुआ दिखाई दे रहा है? आपकी क्या राय बन रही है? नया, क्योंकि कॉपर जो है वो कहीं ना कहीं हमें इंडिकेट करता है कि आगे चल के स्थिति कैसे रहने वाली है, इकोनॉमिक आउटलुक कैसा रहने वाला है, और जिस तरह से हम अभी इंटरेस्ट रेट कट की एक्सपेक्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, अब ये जून में होता है, जुलाई में होता है, उसके बाद होता है, बट डाउन द लाइन, गोइंग डाउन द लाइन ये चीज जो है वो होने वाली है, क्योंकि इकोनॉमिक रिवाइवल जो है वो और ज्यादा स्ट्रेंथनिंग देखने मिलेगा ग्लोबली जब इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू होंगे, मेनली फ्रॉम यूएस, और बाद में रिपल इफेक्ट से हम देखेंगे कि अन्य देश भी उसके पीछे अपने रेट कट्स जो है वो मार्केट में लेके आएंगे। तो इसके कारण मुझे लगा डिमांड जो है वो आगे चलते हुए और पिकअप होनी चाहिए, और कॉपर जो है वो उसी को प्राइसिंग करते हुए देखने में मिल रहा है। सो ओवरऑल आउटलुक जो है अभी भी पॉजिटिविटी का बना हुआ है कॉपर के अंदर, और लेवल वाइज अगर मैं देख लूं तो स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो अभी भी बाइंग ऑन डिप्स की बनी हुई है। 855 से लेके 850 एक सपोर्टिव जोन है, और मेरे लिए बाइंग जोन भी वही है। डे ट्रेडर्स के लिए अपॉर्चुनिटी एग्रेसिव, अगर जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए करंट मार्केट प्राइस और थोड़ा सा डिप आता है तो भी ऐड करने की सिचुएशन है। 860 के आसपास मेरे यहाँ स्टॉप सपोर्ट जो है बना हुआ है, और 858 857 के नीचे जब तक प्राइसेस स्लिप नहीं करते तब तक इंट्राडे में मैं नहीं देख रहा हूँ कि वीकनेस आएगी। हायर साइड पर 868 से लेके 870 के टारगेट्स रखने चाहिए, और स्विंग ट्रेडिंग जैसे मैंने बताया 850 के नीचे जब तक ट्रेड नहीं करता है तब तक अपनी कैरी करनी चाहिए पोजीशन, जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो। ऑलराइट, तो अच्छी खासी स्ट्रेंथ यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही है कॉपर में, और इंटरडे के लिहाज से तो एटलीस्ट आपको 870 तक का लेवल है। याद रखिएगा 857 858 ये फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। इसके नीचे फिलहाल कॉपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा, कच्चे तेल पे जरा फोकस कर लेते हैं क्योंकि दो बड़े फैक्टर्स हैं जो इस पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। एक तो हमने देखा कि ये जो युद्ध बना हुआ है जिसके कारण हमने देखा था पूरा वॉर प्रीमियम इसको पिछले हफ्ते तक मिला था, इजराइल हमास सीज फायर। अब जिस तरह की बातचीत यहाँ पर सामने टेबल्स पर निकल कर आ रही हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर वॉर प्रीमियम कूल ऑफ होने की संभावना दिख रही है, प्लस यूएस इन्फ्लेशन वो लगातार चिंता का सबब बना हुआ है। मुझे जरा बताइए अब कच्चे तेल पे क्या व्यू बन रहा है, शाम के सत्र में क्या किया जाए, क्योंकि सुधार तो आया है निचले स्तरों से लेकिन अभी भी ये लाल निशान में ही है। नया देखिए, दोनों साइड की वॉलेटिलिटी मूवमेंट जो है वो मार्केट के रिएक्शन के हिसाब से बन रही है, और क्रूड ऑयल का एक्शन जो है वो देखने जाएंगे तो इमीडिएटली रिएक्शन दे रहा है प्राइसेस जो है वो। आपने राइटली पॉइंट किया कि इजराइल हमास की जो सीज फायर की जो एक्सपेक्टेशन रही है और उसके पीछे क्रूड ऑयल ने अपना कूल ऑफ जो है वो पीरियड भी दिखाया है, बट प्राइसिंग भी जिस तरह से हायर साइड पे था वो भी बहुत ज्यादा हाई एस्केलेशन पे नहीं था, क्योंकि बहुत हाई इंटेंसिटी वाला वॉर लाइक सिचुएशन नहीं बना था, और सो जिस तरह से रशिया यूक्रेन के समय में हमने देखा था वैसा एक्शन भी नहीं देखने मिला था, जहां पर क्रूड ऑयल के प्राइसेस वे आउट ऑफ प्रोपोर्शन चले गए। तो यहाँ पर कूलिंग पीरियड भी जो है वो भी एक मध्यांतर लेवल तक देखने मिली है, जहां पर 2 से 3 दिनों के अंदर 3 to 4% की कूल ऑफ पीरियड देखने मिली। अब यहाँ पर मुझे लग रहा है फिर से एक मीडियम लेवल पर आना जरूरी है, जहां पर दोनों साइड की न्यूज अगर फेडेड हो जाती है तो वापस से इकोनॉमिकल आउटलुक के हिसाब से क्रूड ऑयल जो है वो अपने हिसाब से चलना शुरू करेगा। और ब्रॉडली जो ट्रेंड रहा है वो ओपेक और ओपेक प्लस के पीछे और डिमांड साइकिल के पीछे जो आउटलुक है, फिर से उसी एंगल से वापस से क्रूड को देखना शुरू करना चाहिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने। और उस लिहाज से अगर हम देखें तो ब्रॉडली ट्रेंड जो है वो पॉजिटिविटी का बना हुआ है। हालांकि ये वॉलेटिलिटी जरूर कंटिन्यू रहेगी कुछ समय के लिए, जब तक इसकी क्लियरिटी 100% नहीं बन जाती मिडिल ईस्ट क्राइसिस की। तो लेवल वाइज अगर मैं देख लूं नेहा, तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, इंट्राडे पर्सपेक्टिव से है, सिर्फ कॉल रहेगा ये। 6950 से लेके 6970 के आसपास प्राइसेस मिल जाते हैं, एक 20-25 रुपए की गिरावट आ जाती है यहाँ पर, तब वहां पर आपको ये फ्रेश एंट्री लेनी है इंट्राडे पर्पस ओनली। 6930 के नीचे इंट्राडे लो के नीचे स्टॉप लॉस रखना है,
और हायर साइड पे 7000 7020 के एक छोटे से टारगेट के हिसाब से बाइंग की एंट्री बन रही है। प्लीज नोट करें, प्लीज इंट्राडे ही ये स्पेसिफिक कॉल रहेगा, इसको कैरी नहीं करना है। ओके चलिए, तो कच्चे तेल पर ये व्यू बनता हुआ स्ट्रिक्टली इंट्राडे के लिहाज से कैरी मत करिएगा। थैंक यू जतिन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नॉन एग्री कमोडिटी स्पेस में कहां है कमाई के मौके। इसी के साथ कमोडिटी सुपरफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार आपके लिए लेकर आएंगे न्यूज लाइव। नमस्कार।